हेलो बच्चों, मैं आदर्श मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का अनुभूति क्लासेस के इस चैनल पर। जैसा कि हमने किया था आपसे वादा कि देंगे आपको सबसे ज्यादा। बच्चों, जैसे ही हमारा एक एक टॉपिक पूरा होते जाएगा, हम आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड 50-50 बहुवैकल्पिक प्रश्न का सेट टेस्ट सीरीज जो है लेकर के आते रहेंगे और फुल डिस्कशन के साथ। तो बच्चों, जैसा कि हमारा जो पिछला टॉपिक था जो कि हम पूरा कर चुके हैं, वो था श्वसन टॉपिक। और आज का यह जो वीडियो है आप समझ चुके होंगे कि ये किस पर रिलेटेड है। तो जो हमारा श्वसन टॉपिक पूरा हो चुका है, उससे रिलेटेड 50 ऑब्जेक्टिव 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इसे हम जो है मिल करके हल करने वाले हैं और इसका डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार और रोचक होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो साबित हो सकता है। तो जरा भी आपका ध्यान इधर उधर ना हो, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और बहुत कुछ आपको नया चीज इसमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम इस डिस्कशन की। बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पहला प्रश्न जो है हमारा क्या पूछ रहा है। धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे। पहला जो प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में जीव मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। यहां तक कि पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे और जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। बच्चे, अभी तक हम सुनते आ रहे थे कि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये भी बात सच है, पर क्या वो श्वसन के दौरान लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है दिन के समय, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और उसी प्रक्रिया के दौरान जल के अणु टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है और वहीं से ऑक्सीजन बाहर वायुमंडल में मुक्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इनहेल करते हैं, उसको जो है ग्लूकोज बनाने के लिए अपने अंदर सोखते हैं। तो ये बात समझ चुके होंगे कि सभी जीव जंतु जो है श्वसन के दौरान कौन से गैस का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें पेड़ पौधों से लेकर के और समस्त प्राणी जो है, समस्त जीव जंतु हैं, वो सब के सब श्वसन के दौरान क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कहता है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है जो कोशिकाओं में ऊर्जा प्रदान करता है। तो श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है, श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है वो एटीपी होता है। ग्लूकोज का विघटन जब होता है तो एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी के रूप में ही ग्लूकोज का विघटन होता है। वैसे देखा जाए तो एक सवाल ऐसे भी बनता है कि कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद जो है ग्लूकोज होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही पूछता है कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, श्वसन का अंतिम उत्पाद एटीपी होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये रहा एटीपी का पूरा नाम। एटीपी क्या होता है? तो एटीपी जो है ग्लूकोज को विघटित करने का एक प्रक्रिया होता है जिसके दौरान ऊर्जा मुक्त होता है। ग्लूकोज जब टूटता है तो इसी के दौरान हम देखते हैं कि ऊर्जा मुक्त होता है और उस ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न कार्यों में किया जाता है। जैसे कोशिका का वृद्धि हो, कोशिका का कार्य हो या फिर कोशिका का निर्माण हो, ये सब काम के लिए जो है उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है कोशिका के द्वारा। तो आप समझ चुके होंगे कि श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो एटीपी होता है और जो कार्बोहाइड्रेट
या जो कार्बोहाइड्रेट का जो अंतिम उत्पाद है वो होता है ग्लूकोज। हालांकि ऊर्जा के निर्माण में ग्लूकोज ही जिम्मेवार होता है, ग्लूकोज ही उत्तरदायी होता है, लेकिन ग्लूकोज का जो टूटने का प्रोसेस है वो एटीपी है। तो एटीपी के दौरान ही हम देखते हैं कि ऊर्जा मुक्त होता है। ग्लूकोज जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और उसी दौरान ऊर्जा मुक्त होता है। तो वो जो प्रक्रिया है ग्लूकोज को तोड़ने का, वो प्रक्रिया जो है एटीपी के द्वारा ही वो टूटता है। तो इसलिए कहा जाता है कि श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है, एटीपी। एटीपी जो है मतलब कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के दौरान जो है ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, तो क्लियर है, श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो एटीपी होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। तो ये आप देख सकते हैं, हृदय जो है वो श्वसन का नहीं, वहन का, परिसंचरण का अंग होता है। वहन का या परिसंचरण का। यकृत, यकृत तो पाचन में भाग लेता है, इससे पीत रस का स्राव होता था, पाचन में भाग लेता है। गुर्दा जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। तो हमारा सवाल क्या बनता है कि श्वसन, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। तो श्वसन तंत्र का जो मुख्य अंग है फेफड़ा होगा। फेफड़ा जो है वो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होता है। ये फेफड़ा है और फेफड़ा के अंदर आप देखिएगा कि बहुत सारे कुपिकाएं पाई जाती है। फेफड़ा के अंदर क्या होती है, कुपिकाएं पाई जाती है। तो ये रहा फेफड़ा और इसमें बहुत सारी कुपिकाएं पाई जाती है। लगभग 30 से 50 लाख। अगर दोनों फेफड़ों की कुपिकाओं की संख्या देखें तो ये लगभग 30 से 50 लाख के बीच होती है वायु कुपिका, और यही जो है गैसों का आदान प्रदान करती है। तो जो एल्ब्यूलाई है या वायु कुपिका है, इसको हम बोलते हैं वायु कुपिका। इसकी जो संख्या है लगभग 30 से 50 लाख होती है। तो फेफड़े में जो है ये कुपिका होती है। कुपिका क्या होता है, तो बहुत पतली पतली दीवारों वाली गुब्बारे नुमा, छोटी छोटी जो है गुब्बारे नुमा रचनाएं होती है, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। मतलब गैसों का विनिमय जो है वो कुपिका के अंदर ही होता है। वायुमंडल से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में ये कुपिकाओं के अंदर जाती है और विसरण के द्वारा ये ऑक्सीजन हमारे रक्त वाहिनियों में प्रवेश करके और कोशिकाओं तक ले जाई जाती है। और जो कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा के इसी वायु कोष में ला करके छोड़ दिया जाता है और फिर वो हमारे श्वसन नली से होते हुए, श्वास नली से होते हुए वो बाहर वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा ये जो फेफड़ा है ये श्वसन तंत्र का अंग है। बाकी के ये जो 3 अंग है वो श्वसन तंत्र का अंग नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 4 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मतलब ऑक्सीजन कम रहेगा या फिर ऑक्सीजन नहीं रहेगा और इसमें ग्लूकोज का विघटन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं हम, अवायवीय श्वसन। मतलब हवा नहीं है, तो जहां हवा नहीं रहेगा उसको बोलेंगे अवायवीय। तो बिना हवा के श्वसन। अब ऐसा नहीं कि हवा नहीं होता है, बिल्कुल हवा होता है पर बहुत कम मात्रा में होता है, तो उसे हम अवायवीय श्वसन के श्रेणी में लेते हैं। तो थोड़ी मात्रा में हवा होती है, बहुत कम मात्रा में हवा होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का जो विघटन होता है उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन हम देखते हैं कि एक किण्वन जो होता है, किण्वन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन
या फिर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ये अवायवीय श्वसन के दो प्रकार हैं। किण्वन जो है वो लगभग ना के बराबर वायु में श्वसन होता है, मतलब इसमें बहुत कम ऑक्सीजन की मात्रा होती है, लगभग ना के बराबर। पर ग्लाइकोलाइसिस में कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है, और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ही हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलता है। जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो कहां पर होती है, तो कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव में। जैसे ही ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जैसे ही कोशिका द्रव में प्रवेश करता है तो ये बदल जाता है पाइरुवेट, पाइरुवेट अम्ल में। तो यहां पर वायु कम मात्रा में मौजूद होती है तो ये पाइरुवेट में टूट जाता है, और इसके बाद ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। इसके बाद ये पाइरुवेट कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है, और यहां पर पूरी तरह से ये टूटता है। तो जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो यहाँ पे 2 एटीपी बनते हैं, और जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट टूट करके क्या बनता है, तो जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसी दौरान हम क्या देखते हैं कि ऊर्जा मुक्त होता है। तो यहां पर कितना एटीपी बनता है, यहां पर बनता है 36 एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है 36 एटीपी, और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बना था 2 एटीपी। यानी कि पूरी कोशिकाओं के द्वारा कितने एटीपी बनाए गए, तो 2 और 36 38 एटीपी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक कोशिका में श्वसन के दौरान कितने एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का निर्माण, 38। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। पांचवा प्रश्न जो है कहता है अवायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन का एक प्रमुख उत्पाद क्या है। तो अवायवीय श्वसन का प्रमुख उत्पाद इसमें से लैक्टिक अम्ल हो सकता है। लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक अम्ल जो है वो कम हवा की उपस्थिति में जो श्वसन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि अवायवीय श्वसन के एक प्रमुख उत्पाद लैक्टिक एसिड होता है। जब हम बहुत हार्डवर्क करते हैं और हमारे शरीर को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो जो हमारी कोशिका जो है बहुत मात्रा में ऊर्जा नहीं बना पाती है। उसका रीजन क्या है कि उतना पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो कोशिकाएं जो है वो ग्लूकोज को पूरी तरह से तोड़ करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना पाती है, और इसी दौरान हम देखते हैं कि लैक्टिक एसिड बन जाता है, और यही लैक्टिक एसिड के कारण हमें थकान महसूस होता है। ठीक है बच्चों, तो लैक्टिक एसिड जो है हम कह सकते हैं कि अवायवीय श्वसन का एक उत्पाद है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। जैसा कि हमने अभी फेफड़ा का डायग्राम बनाया और उसमें हमने डिस्कस किया कि फेफड़ा के अंदर जो है बहुत सारी वायु कुपिका या वायु कोष पाई जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई जो है ये गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये ब्रोंकियोल है, ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल के अंतिम सिरा पर बहुत सारे वायु कुपिका पाए जाते हैं, वायु कोष पाए जाते हैं, और यहीं पे हम देखते हैं कि वायु कोष के अंदर गैसों का विनिमय होता है, मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी वायु कुपिका के ऊपर पतली पतली बहुत सारी रक्त वाहिनियां पाई जाती है, और विसरण के द्वारा यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो श्वसन के दौरान हम कहें कि गैसों का आदान प्रदान फेफड़ा के किस भाग में होता है,
तो वो फेफड़ा में जो बहुत सारे एल्ब्यूलाई पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं दोनों फेफड़ा में अगर हम बात करें तो करीब 30 से 50 लाख के बीच पाए जाते हैं। तो ये दोनों फेफड़ा का आंकड़ा है और इसमें लगभग 30 से 50 लाख के बीच एल्ब्यूलाई की संख्या यानी वायु कुपिका की संख्या पाई जाती है, जो कि गैसों का विनिमय करते हैं। अगर इन वायु कुपिका को फैला दिया जाए तो ये लगभग 80 मीटर स्क्वायर में फैल सकते हैं। मतलब इसको अगर एक विस्तारित क्षेत्रफल में फैलाया जाए, सभी वायु कुपिका को फेफड़ा से निकाल करके और इसको विस्तारित किया जाए, तो इसका जो आकार है लगभग 80 वर्ग मीटर, मतलब 80 मीटर बाई 80 मीटर के क्षेत्रफल में ये फैलाई जा सकती है। तो समझ सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा जो है फेफड़ा को क्षेत्रफल प्रदान करता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सके और शरीर के सभी कोशिकाओं को ऊर्जा निर्माण के लिए दे सके। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है श्वसन के दौरान ऑक्सीजन किसके साथ संयुक्त होकर रक्त में परिवहन होती है? बच्चों, हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है रक्त के अंदर। कौन सा प्रोटीन? हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन। और ये हीमोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन है, इसके निर्माण में कौन सा खनिज सहायक होता है? तो आयरन। कौन सा? आयरन। आयरन खनिज जो है ये सहायक होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जब हम श्वसन के दौरान ऑक्सीजन वायुमंडल से लेते हैं और फेफड़े की कुपिकाओं में वो ऑक्सीजन जाती है, तो विसरण के द्वारा वो रक्त वाहिनियों में प्रवेश कर जाती है और रक्त वाहिनियों में जो लाल रक्त कणिका पाई जाती है, तो लाल रक्त कणिका जो है ये हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होती है। तो यही हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को अपने से जोड़ करके कोशिकाओं तक ले जाता है और कोशिकाओं के द्वारा उस ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद जो कोशिकाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है ऊर्जा उत्पादन के दौरान, तो जो खाली हो चुका हीमोग्लोबिन है वो उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लेकर के भी आते हैं। तो अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन जो है न सिर्फ ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बल्कि जो कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा विमुक्त करते समय कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के कुपिकाओं तक लाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन करता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पौधों में श्वसन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? पौधों में जो श्वसन है वो रंध्र के माध्यम से होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब पौधे में पत्ते झड़ जाते हैं तो श्वसन तो उस समय भी होता होगा। हमारे यहाँ जो पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है वो किस तरह की होती है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। कैसा? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब क्या होता है? एक बार जो है वर्ष में पत्ते झाड़ते हैं। तो इस तरह के वन पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि किसी एक सीजन में जो है, अच्छा ये तो बोलता है उष्ण कटिबंधीय, मतलब उष्ण कटिबंध में पाया जाने वाला वैसा वनस्पति जो साल में एक बार, वर्ष में एक बार अपना पूरा पत्ते जो है वो झाड़ देते हैं। तो वैसे वनस्पतियों को हम पर्णपाती वनस्पति की श्रेणी में लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब पूरी तरह से पौधों की पत्तियां झड़ जाती है तो क्या पौधे श्वसन नहीं करते होंगे? तो रंध्र तो सिर्फ पौधों की पत्तियों में पाई जाती है, तो पत्ते तो सारे झड़ गए, तो क्या पौधे श्वसन नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन उस समय श्वसन कैसे करेंगे? तो श्वसन के लिए सिर्फ रंध्र ही नहीं होता है, बल्कि लेंटिसेल, लेंटिसेल जो है ये भी श्वसन में सहायता करता है। अगर ऑप्शन में लेंटिसेल होता तो रंध्र और लेंटिसेल दोनों हो जाता। अब बात ये आ गई कि लेंटिसेल क्या होता है। तो बच्चों, लेंटिसेल जो होता है वो पौधों के तनों में पाया जाने वाला छोटे छोटे छिद्र होता है, तने में पाया जाता है।
और ये तने में जो छिद्र पाया जाता है इसके माध्यम से भी गैसों का विनिमय पौधों में होते रहता है। अब आप देखिएगा कि जो पर्णपाती वनस्पतियां हैं उसके पत्ते तो पूरी तरह से झड़ जाते हैं वर्ष में एक समय, तो उस हिसाब से तो सूख जाना चाहिए था। अच्छा, इसमें यह भी बात है कि अगर पत्ते झड़ चुके हैं तो प्रकाश संश्लेषण उसमें कैसे होगा, पौधों में भोजन कैसे बन रहा होगा। तो इसका भी एक तरीका है समझने का। देखिए, पौधे में पत्तियां जो झड़ गई है तो पौधे का जो क्षेत्रफल है वो भी घट गया, तो उसको जो है ऊर्जा की कम ही आवश्यकता होगी, क्योंकि पत्तियां बहुत मात्रा में होती है तो पत्तियों के ग्रोथ में, पत्तियों के संचालन में जो है बहुत सारे ऊर्जा की खपत होती है। लेकिन जब पत्ते झड़ जाते हैं तो पौधे को बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए। और वो जो तने का जो अगला शीर्ष होता है, जैसे आप यहां देख सकते हैं कि जो पतली पतली जो शाखाएं निकली होती है, इसका जो ऊपरी सिरा होता है ये जो है हरे रंग का होता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जब पतझड़ का समय होता है तो यही जो नई कलिकाएं हैं उसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण पूरा किया जाता है। और कुछ मात्रा में क्लोरोफिल जो है वो तने में, तने के जो छाल होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं, तो वहां से भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पौधे जो है अपने पत्तियों को झाड़ने के बावजूद भी भोजन बना पाते हैं और श्वसन भी कर पाते हैं। यहां तक कि पौधे के जड़ों में भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पौधे जो है इससे भी श्वसन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि पौधे सिर्फ न रंध्र से, पौधे जो है सिर्फ रंध्र से ही श्वसन नहीं करते हैं, बल्कि जो पौधों में लेंटिसेल पाई जाती है, लेंटिसेल मतलब तने में पाई जाने वाली, पौधे के जो छाल होते हैं उसमें पाई जाने वाली छोटे छोटे छिद्र जो है उसी को हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल। अच्छा, लेंटिसेल और क्या काम करता है, तो उत्सर्जन में भाग लेता है। आप देखते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिससे हमें गोंद की प्राप्ति होती है। गोंद, वही गोंद जो हम चिपकाने का काम करते हैं, पेपर या स्क्रैप या कोई भी चीज चिपकाने का जो काम करते हैं हम, तो वो गोंद जो प्राप्त होता है वो लेंटिसेल से ही निकलता है। जब हम उत्सर्जन पढ़ेंगे तो उत्सर्जन चैप्टर में हम देखेंगे कि पेड़ पौधों में जो है उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, वहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो पौधों का अपशिष्ट पदार्थ है वो लेंटिसेल से बाहर निकाले जाते हैं। तो वहां पर हम उसको पूरी तरह से कवर करेंगे। तो यहां चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो समझ चुके हैं कि पौधों में जो श्वसन के लिए मुख्य माध्यम होता है वो क्या होता है, रंध्र, अस्टोमेटा। और ये कहां पाए जाते हैं, तो ये पत्तियों में पाए जाते हैं। पत्तियों में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र। अगर इसको जूम करके देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से वो दिखते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं अस्टोमेटा, या फिर इसी को हम बोलते हैं हिंदी में रंध्र। ठीक है, तो यही रंध्र जो है वो गैसों के आदान प्रदान के लिए जिम्मेवार होते हैं। इसके साथ साथ जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी पौधे में जो अतिरिक्त जल हो जाता है उसे बाहर निकालना होता है, तो इन्हीं रंध्र के द्वारा निकाला जाता है। तो एक तो ये बात हो गई कि पौधों में जो रंध्र पाए जाते हैं ये गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। इसके अलावा पौधे जब अपने पत्तियों को पूरी तरह से झाड़ देते हैं तब भी उसमें श्वसन होता है और गैसों का आदान प्रदान होता है। तो वो कहां से होता है, तो वो होता है लेंटिसेल के माध्यम से। लेंटिसेल कहां पाए जाते हैं, तो पौधों के छाल में पाए जाते हैं। पौधों के तने में जो पौधा में छाल होते हैं उस छाल में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसी को हम बोलते हैं लेंटिसेल। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं क्या है। मानव में श्वसन दर सामान्य कितनी बार एक मिनट में होती है, मतलब प्रति मिनट पूछ रहा है कि एक मिनट में जो है मानव कितना बार सांस लेता है। तो ऐसा माना जाता है कि मानव जो है वो लगभग 12 से 18 बार, एक मिनट में कितना, 12 से 18 बार सांस लेता है। बच्चों का जो श्वसन दर होता है वो वयस्कों के मुकाबले थोड़ा सा तेज होता है। तो अगर हम देखें तो कम आयु वाले जो मानव होते हैं उनमें श्वसन दर तेज होगा थोड़ा सा, और जैसे जैसे
मानव वयस्क होता जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो उनमें जो श्वसन का दर है वो धीमे होते चला जाता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 12 से 18 के बीच, मतलब एक जो सामान्य मनुष्य होता है 12 से 18 के बीच जो है उसकी श्वसन दर होती है, यानी 1 मिनट में 12 से 18 के बीच वो जो है सांस लेता है। 12 से 18 के बीच उतना बार सांस लेता है। चलिए, ये क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन कितने एटीपी के अणु उत्पन्न करता है? तो 36 से 38। जब ग्लूकोज का विघटन कोशिका में होता है तो 36 से 38 एटीपी बनते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। अगर ये हमारा कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, और भी कोशिकांग होते हैं पर हम अभी उनकी बात नहीं करेंगे। हमारा जो अभी काम है उससे हम बात करते हैं, उससे संबंधित बात करते हैं। तो ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव है। जैसे ही पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट टूटकर क्या बनता है? उसका अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज जो है वो कोशिका के अंदर जैसे ही जाएगा C6H12O6, मतलब ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाएगा तो कोशिका द्रव के द्वारा इसको तोड़ दिया जाएगा और इसको बदल दिया जाएगा पाइरूवेट में। C3H4 और O3 ये बदल जाएगा पाइरूवेट के रूप में। पाइरूवेट या पाइरूविक अम्ल एक ही चीज है, पाइरूवेट के रूप में बदल जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ना ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हम देखते हैं कि जब ग्लूकोज पाइरूवेट में बदलता है तो यहां पर 2 एटीपी बनता है। कितने? 2 एटीपी बनता है। अब यहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है कोशिका द्रव के अंदर, और यहां पर ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज जो है वो टूट करके पाइरूवेट या पाइरूविक अम्ल में बदल जाता है, और यही जो पाइरूविक अम्ल है या जो पाइरूवेट है ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का होता है विघटन। तो यहां पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और यहां पर भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। तो ऊर्जा भारी मात्रा में क्यों मुक्त होता है? क्योंकि यहां पर जब ग्लूकोज टूटता है तो 36 एटीपी बनता है। कितने? 36 एटीपी। तो यहां पर ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कोशिका द्रव में बनता था 2 एटीपी, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन हुआ, ग्लूकोज का विखंडन हुआ, मतलब पाइरूवेट का जो विखंडन हुआ, तो यहाँ 36 एटीपी बनते हैं। तो 2 एटीपी यहाँ और 36 एटीपी यहाँ। कुल कोशिका में जब ग्लूकोज का विघटन होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है तो कुल मिलाकर कितने? 38 एटीपी। कितने? 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो जो सही आंसर है वो 36 से 38 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। मछलियों में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? तो मछलियां जो है ये सांस किस अंग के द्वारा लेती है? मछलियों में गलफड़ा होता है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं गिल्स। ये गिल्स के द्वारा मछलियां जो है श्वसन करती है। पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को अपने गिल्स के द्वारा जो है छान करके और कोशिकाओं में भेजती है। तो मछलियों में श्वसन जो है मछलियों के जो गलफड़े होते हैं या गिल्स होते हैं उसके द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है? देखिए बहुत बड़ा अंतर है, समझिए ध्यान से। श्वसन के दौरान क्या होता है? श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का संग्रहण होता है। देखिए श्वसन ऊर्जा मुक्त करता है जबकि प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा संग्रहण करता है।
प्रकाश संश्लेषण के समय क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, मतलब ऊर्जा को जमा किया जाता है, ऊर्जा बनाया जाता है, और श्वसन के दौरान उस ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा निकाला जाता है। तो बहुत भारी अंतर होता है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के अंदर। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मानव में श्वास नली को किस नाम से जाना जाता है? मानव में श्वास नली को ट्रैकिया, ट्रैकिया अंग्रेजी में जो है श्वास नली को हम श्वास नली को ट्रैकिया ही बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये जो ट्रैकिया होता है, जो श्वास नली होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है और इसमें उपास्थि का वलय लगा हुआ रहता है, उपास्थि का वलय लगा हुआ रहता है, जो कि श्वास नली को हवा के कम उपस्थिति में पिचकने से बचाता है। जब हमारे फेफड़ों में हवा कम भी रहेगा तो ये उपास्थि जो है क्या करता है, श्वास नली को पिचकने से बचाता है। तो ये देखिए, इसी को बोलते हैं हम ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया, या इसी को बोलते हैं श्वास नली। ट्रैकिया या श्वास नली, इसी में उपास्थि के वलय लगे होते हैं। उपास्थि क्या होता है, तो ना पूरी तरह से मांसपेशी होगा और ना ही पूरी तरह से हड्डी होगा, मतलब हड्डियों और मांसपेशियों की बीच की रचनाएं होती है, जिसको बोलते हैं उपास्थि। तो यही उपास्थि जो है वो क्या करता है, इस श्वास नली यानी ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करके रखता है, मतलब इसको एक निश्चित आकार में बना के रखता है। नहीं तो होगा क्या कि जैसे ही हमारे फेफड़े में वायु दाब कम होगा तो उस कम वायु दाब के कारण हमारा श्वास नली क्या होगा, पिचक जाएगा। ठीक है, और पिचक जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा उससे। तो जो वलय उपास्थि का जो बना हुआ है वो श्वास नली के चारों तरफ से वो श्वास नली को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, इसे पिचकने से बचाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, 14 नंबर। चौदह नंबर प्रश्न कहता है, अवायवीय श्वसन मुख्य रूप से कहाँ होता है? अवायवीय श्वसन जो है वो कोशिका द्रव में होता है। अभी हमने बात किया कि कोशिका द्रव है और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका द्रव। तो ग्लूकोज जो है जैसे ही कोशिका द्रव में जाता है तो यहाँ बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है, मतलब लगभग ना के बराबर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है ना वो पाइरुवेट में टूटता है। किसमें टूटता है? पाइरुवेट में, पाइरुवेट में टूटता है। और यहाँ पर 2 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो अवायवीय श्वसन है वो कोशिका के किस भाग में होता है पूछे, तो ये होता है कोशिका द्रव में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। दैट इज प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस, मतलब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं हम इस प्रोसेस को। तो जो वायु वायु की अनुपस्थिति में, मतलब अवायवीय श्वसन जो है वो कोशिका के किस भाग में होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। और इसी के दौरान ग्लूकोज जो है वो टूट करके पाइरुवेट में बदलता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से कैसे निकलता है? तो शरीर से श्वास के साथ निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के रूप में निकल जाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पौधों में रात के समय श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है? अच्छा, रात के समय क्या होता है? श्वसन होता है, प्योर श्वसन होता है, और दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पौधे जब रात्रि के समय श्वसन करते हैं तो आम जीव जंतुओं की तरह वो भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो रात्रि के समय क्या होगा कि ऑक्सीजन ग्रहण किए जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त किए जाएंगे पौधों के द्वारा भी। तो रात्रि के समय पौधों में क्या होता है? श्वसन। दिन के समय क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के समय
ऑक्सीजन मुक्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा। पर रात्रि के समय जो आमतौर पर जितने भी जीव जंतु जिस प्रकार से श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे भी रात्रि के समय क्या ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो कभी कभी ना एक प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि रात्रि के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि रात्रि के समय जो वायु का दाब है वो कम हो जाता है, जिसके कारण पेड़ की टहनियां टूट करके आपके ऊपर गिर सकती है। और दूसरी बात यह है कि रात्रि के समय पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। तो जब रात्रि के समय आप पेड़ पौधों के नीचे सोते हैं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। तो आप जो सांस लेते हैं तो सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आपके शरीर के अंदर जाएगा, जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो दो कारण हो सकता है इसका। चलिए, तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। आमतौर पर जितने भी जीव जंतु जिस प्रकार से श्वसन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह से श्वसन करते हैं। बस प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, सिर्फ उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं। हाँ, लेकिन एक पौधा है जो रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो श्वसन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है। नहीं, हमने एक बार बताया था कि जो नागफनी का पौधा होता है, नागफनी का जो पौधा होता है ये तो मरुस्थलीय पौधा होता है। बहुत जहां पर अधिक गर्मी, बहुत तेज धूप होता है, जहां पर शुष्क हवाएं चलती है, वैसे दुर्गम क्षेत्रों में ये पौधा जो है उगता है। और ये खुद को सरवाइव इसी वजह से कर पाता है क्योंकि इसमें विशेष तरह के गुण पाए जाते हैं। ये ना रात्रि के समय क्या करता है कि आसपास से CO2 को अंदर खींच लेता है। क्यों? तो इसके पीछे का बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। वो रीजन क्या है कि जो नागफनी है ये मरुस्थलीय इलाके में पाए जाते हैं। तो अगर दिन के समय ये अपना रंध्र खोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए, तो होगा क्या कि उतना शुष्क हवा और उतना तीखा गर्मी में क्या होगा कि जो भी इसके अंदर पानी है वो भाप बन के उस रंध्र से बाहर निकल जाएगा, उड़ जाएगा, और ये पौधे जो है वो सूख जाएंगे। एक तो ये मरुस्थलीय पौधे हैं जो बहुत मुश्किल से जो है शुष्क इलाके में, सूखा इलाका में जो है वो पनपते हैं, उगते हैं। और ऐसे में अगर इसके अंदर जो पानी है अगर वही भाप बन करके उड़ जाए तो फिर ये नहीं जिंदा रह सकते हैं, नहीं जीवित रह सकते हैं। तो इसलिए इनमें विशेष तरह के गुण पाए जाते हैं। और इनके ऊपर एक खास तरह का एक परत पाया जाता है, क्यूटीन का परत पाया जाता है। किसका परत? क्यूटीन। क्यूटीन जो है एक तरह का प्राकृतिक मोम होता है, और वही मोम इस नागफनी के पूरे सतह पर पाया जाता है, जो कि दिन के समय तेज धूप से नागफनी को बचाता है। और नागफनी के जो रंध्र होते हैं वो दिन के समय नहीं खुलते हैं। अगर दिन के समय वो खुल गए तो फिर उसके अंदर जितना भी पानी है वो वेपर बन करके उड़ जाएगा, भाप बन करके उड़ जाएगा, और पौधे झुलस जाएंगे, सूख जाएंगे। तो इसीलिए नागफनी में एक विशेष गुण पाया जाता है, ये रात्रि के समय अपने रंध्रों को खोलते हैं और अपने आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ये सोख लेते हैं। और इनमें एक खास तरह का रसायन पाया जाता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर रसायन जो है वो जमा करके रखता है, और दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से कुछ पौधे हैं जो रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो श्वसन के दौरान ही कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, बल्कि उनमें उनको सरवाइव करने के लिए कुछ विशेष अभिलक्षण पाए जाते हैं, विशेष जो है वो गुण पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये एक बहुत ही रोचक बात है। ऐसे पौधे को हमें अपने आसपास लगाना चाहिए जो रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, यानी ग्रहण करते हैं। तो शो प्लांट के रूप में, इंडोर प्लांट के रूप में अपने घर के अंदर छोटे छोटे नागफनी के सुंदर सुंदर दिखने वाले पौधे हम लगा सकते हैं, ताकि रात्रि के समय जब हम घर के अंदर सोते हैं तो हमारे घर का जो वायु है वो शुद्ध हो सके,
घर के हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, नागफनी क्या करेंगे, उसको इनहेल कर सकते हैं। या इसी तरह से और भी बहुत सारे इंडोर पौधे आते हैं, जो कि इंडोर का मतलब जो घर के अंदर रखने वाले पौधे होते हैं, जिनको जिंदा रहने के लिए ना बहुत कम रोशनी की जरूरत होती है। उन्हें सीधे जो है वो धूप की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि रिफ्लेक्ट होकर के आने वाले लाइट से भी वो अपना प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है वो पूरा कर लेते हैं। तो ऐसे पौधे भी आते हैं जो कि रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके वो अपने अंदर रखते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि श्वसन के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। श्वसन के दौरान आम तौर पर जितने भी जीव जंतु जिस तरह से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या है। मानव में डायफ्राम का श्वसन में क्या कार्य है? तो डायफ्राम जो होता है वो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को अलग करने वाली मांसपेशी होती है, और ये बहुत मजबूत मांसपेशी होती है। अगर हम श्वसन तंत्र का डायग्राम देखें कुछ इस प्रकार से, श्वसन तंत्र का जब हम डायग्राम देखते हैं, ये रहा श्वसन तंत्र का डायग्राम। तो यहां पे डायफ्राम होता है, ये कुछ इस प्रकार का डायफ्राम होता है। इसको थोड़ा सा अलग कलर हम देते हैं ताकि पता चले क्या है। ये डायफ्राम होता है और ये बहुत मजबूत मांसपेशी होती है। और इसके नीचे आप देखिएगा कि हमारा ये पाचन तंत्र होता है। मतलब डायफ्राम जो है श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को अलग करने वाली एक क्या है, मांसपेशी है। तो जो हमारा श्वसन तंत्र है और जो पाचन तंत्र है, इसके बीच में ना एक मांसपेशी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या करता है कि डायफ्राम श्वसन के दौरान ये नीचे की ओर खिसकता है, फिर ऊपर की ओर चढ़ता है, और इसी कारण फेफड़े जो है वो दबते हैं, फैलते हैं। और इसी के कारण जब फेफड़े दबते हैं तो फेफड़े की वायु बाहर निकल जाती है, और जब फेफड़े फूलते हैं तो बाहर की वायु फेफड़े के अंदर आ जाती है। अच्छा, इसमें जो है पसलियां भी अपनी भूमिका निभाती है। ये जो पसलियां होती है, ये जो पसलियां होती है, रिब्स, ये रिब्स भी क्या करते हैं, डायफ्राम के साथ साथ कॉम्बिनेशन बना करके ये भी फैलते सिकुड़ते हैं। जब पसलियां फैलती है तो डायफ्राम नीचे की ओर होता है, और इसमें क्या होता है कि फेफड़े को फैलने का जगह मिल जाता है, और फेफड़े जब फैलते हैं तो वायु जो है अंदर प्रवेश कर जाती है। और जब डायफ्राम ऊपर की ओर संकुचित होता है और पसलियां भी क्या होती है, संकुचित होती है, पसलियां जो है दबाव डालती है फेफड़े पर, तो जो फेफड़े के अंदर हवा आकर के भरा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, वो वायुमंडल में बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से डायफ्राम जो है वो फेफड़े को फूलने और सिकुड़ने में सहायता करती है। तो डायफ्राम का क्या काम होता है, समझ गए। डायफ्राम जो है वो श्वास लेने और श्वास छोड़ने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। केंचुओं में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो केंचुए हो या केंचुए जैसे जितने भी कीट होते हैं, लगभग उनमें जो त्वचा होता है, त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमने तिलचट्टा के बारे में पढ़ा था, तिलचट्टे के त्वचा पर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते थे, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते थे, और इसी को हम बोलते थे स्पाइराकल्स। स्पाइराकल्स, ठीक है, स्पाइराकल्स। अगर इसकी हम रचना देखें तो कुछ इस प्रकार से, स्पाइराकल्स जो होता है
वो एक छेद होता है जो ट्रैकिया से जुड़ा हुआ रहता है। ये ट्रैकिया, जैसे ये कीट जो है उसके त्वचा के ऊपर ये जो छिद्र पाया जाता है वो ट्रैकिया का छिद्र होता है, और ये ट्रैकिया आगे जाकर के बहुत सारे शाखाओं में बढ़ जाता है, और ये डायरेक्ट जो है कोशिकाओं को क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो इस यही कारण है कि कुछ कीट ऐसे होते हैं ना जिसका जिसका हम सिर भी काट देते हैं तो ये काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर श्वसन जो है ना वो होते रहता है। तो वैसे ही तिलचट्टा जो होता है, इसका अगर सिर हम काट भी दें तो लगभग 1 सप्ताह या उससे भी अधिक दिनों तक ये जीवित रह सकते हैं। इसका कारण यही है कि इनके शरीर में क्या है कि ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है, ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है, और ये आसानी से कुछ हफ्ते तक जो है जीवित रह सकते हैं बिना सिर के भी। तो देख सकते हैं कि जितने भी कीट हैं, लगभग कीट ज्यादातर जो है वो अपने त्वचा से ही सांस लेते हैं। उसी तरह से केंचुए जो है, केंचुए अपने गीली त्वचा से सांस लेती है, केंचुए जो है अपने गीले त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। श्वसन की प्रक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया की क्या भूमिका होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का होता है विघटन, और ग्लूकोज जो है वो विघटित होकर के क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। क्या बनाता है, एटीपी। यानी कि जो कोशिका के बीच माइटोकॉन्ड्रिया था, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या कर रहा था, पाइरुवेट। पाइरुवेट कैसे बना, तो जो ग्लूकोज था वो कोशिका द्रव में जैसे ही ग्लूकोज गया, कोशिका द्रव के अंदर जैसे ही ग्लूकोज गया तो ये बदल गया पाइरुवेट में, ये बदल गया किसमें, पाइरुवेट में। और ये पाइरुवेट जब गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो पाइरुवेट जो है वो टूट करके क्या बना, CO2 बना और H2O बना, और इसी दौरान ऊर्जा मुक्त हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ, तो 36 ATP का निर्माण हुआ। यहाँ पर कितना हुआ था, 2 ATP का निर्माण हुआ था, 2 ATP का। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता क्या है, तो ATP का उत्पादन होता है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन होता है। इसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है खमीर, यानी जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, ये एक प्रकार के कवक होते हैं, बहुत छोटे आकार के कवक जो होते हैं उसको हम ईस्ट की श्रेणी में लेते हैं। ईस्ट जो है, ईस्ट या खमीर जिसको हिंदी में बोलते हैं खमीर, अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ईस्ट जो होते हैं वायु की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को खा करके उसे शर्करा में बदल देते हैं। ईस्ट के अंदर ना एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जाइमेज। क्या बोलते हैं, जाइमेज एंजाइम। ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं, ग्लूकोज को खा करके क्या करेंगे, ये ग्लूकोज को खा करके बदल देंगे ये एथिल एल्कोहल में, या इसी को हम बोलते हैं एथेनॉल, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल में बदल देते हैं। तो ये जो है कौन करते हैं, तो ये करते हैं खमीर या ईस्ट। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं, किण्वन। वायु की अनुपस्थिति में खमीर या जो ईस्ट होते हैं वो शर्करा को खाकर के उसे एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा भी निकलता है इस दौरान। तो जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है या जो किण्वन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन या किण्वन जो है ये क्या होता है, तो वो ऐसी प्रक्रिया है, मतलब एक तरह का क्या है, ये अवायवीय श्वसन है, वायु की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन है, जिसके दौरान ईस्ट या खमीर जाइमेज एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं, ग्लूकोज यानी शर्करा को खा करके और इसको एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये सवाल क्या था,
कि खमीर में अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो इथेनॉल होता है। इथेनॉल और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। इथेनॉल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इस दौरान बहुत कम मात्रा में ऊर्जा भी विमुक्त होता है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। यहाँ पे कहता है मानव में नासिका का श्वसन में क्या काम है। भाई नाक का क्या काम है, जो नासिका है श्वसन में इसका क्या काम है। अच्छा बिना नाक का भी तो काम चल सकता था, सिर्फ छेद रहता तो नहीं सांस ले सकते थे क्या, ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। तो नाक का आखिर काम क्या है, तो बढ़िया दिखने के लिए, फेस का डिजाइन जो है वो सही दिखे, अच्छा शेप दिखे, इसलिए है नाक। नहीं नहीं ऐसा मत सोचिएगा, नाक जो है इसका भी कुछ ना कुछ काम है। अच्छा नाक के अंदर बहुत सारे बाल पाए जाते हैं, कुछ लोग जो है कैंची घुसा घुसा के नाक के बाल को काटते हैं, मतलब उसका सत्यानाश कर देते हैं। अरे भाई प्रकृति ने कुछ दिया है तो वो कुछ सोच समझ के दिया है। वो नाक के बाल जो कैंची लगा लगा के अंदर काटते हो ना, वो काटने की चीज नहीं है, बल्कि वो नाक का जो बाल है वो हवा को फिल्टर करने का काम करता है। अब आप ही सोचो कि जो वायुमंडल में हवा है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं जो कि हमारे फेफड़े में जाकर के वो संक्रमण पैदा कर सकते हैं, मतलब हमारे फेफड़ा को बीमार बना सकते हैं। तो सोचो कि अगर नाक का बाल नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, हवा जैसे ही हम खींचेंगे तो हवा के साथ बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ, बहुत सारे गंदगी जो है वो हमारे फेफड़े तक चले जाएंगे। ठीक है, तो नाक के जो बाल है ना वो हवा को छानने का काम करते हैं। तो जो मोटे कण होते हैं, जो बड़े कण होते हैं, वो नाक के बाल के द्वारा छान लिए जाते हैं। अच्छा, और जो बहुत सूक्ष्म छोटे कण होते हैं, जीवाणु होते हैं, या फिर डस्ट पार्टिकल जो होता है, बहुत छोटे कण जिसका, तो वो आगे जाकर के जो श्लेष्मा होता है, नासा गुहा के अंदर क्या होता है, श्लेष्मा। जब हम ये टॉपिक को पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि जो नासा गुहा है उसके अंदर श्लेष्मा का स्राव होते रहता है, जो चिपचिपे द्रव की तरह होता है। और नाक के बाल के द्वारा जो नहीं छाना जाता है, मतलब जो बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म कण होता है, वो श्लेष्मा में जाकर के चिपक जाता है और फिर हमारे फेफड़ा को जो है वो शुद्ध वायु पहुंचती है और हमारा फेफड़ा सुरक्षित रहता है। तो जो नासिका है, नासिका का काम क्या है श्वसन में, तो ये हवा को छानने का और गर्म करने का काम करता है। अच्छा, हवा जो है, जैसे जैसे हवा ज्यादा ठंडा होता जाएगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उसके खास डेंसिटी पर ही हमारा फेफड़ा जो है गैसों का आदान प्रदान सही तरीके से कर सकता है। तो उस हवा को थोड़ा सा गर्म होना जरूरी है ताकि उसकी डेंसिटी जो है वो थोड़ा कम हो जाए, वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाए, थोड़ा सा फैल जाए। जैसे कि आप सभी को पता होगा ना कि हम ठोस द्रव या गैसों को जब हम गर्म करते हैं वो तो थोड़ा सा एक्सपेंड होता है, थोड़ा सा फैल जाता है। तो ऐसे ही जो नासिका है, यहां से हवा होकर के जब गुजरता है तो हवा गर्म हो जाता है और गर्म होने से हवा का आयतन थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ जाता है और हमारे एल्ब्यूलाई जो है उस हवा का आसानी से विनिमय कर पाते हैं, मतलब जो गैस है उसका विनिमय आसानी से कर पाते हैं, आदान प्रदान कर पाते हैं। तो नासिका जो है इसका काम क्या होता है, तो हवा को छानने का काम होता है और हवा को गर्म भी करता है साथ में। तो समझ लिए इस चीज को आपने कि मानव में जो नासिका होता है इसका काम हवा को छानना और हवा को गर्म करना होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 22 नंबर। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का विघटन कहां शुरू होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका में ग्लूकोज का विघटन कहां पर शुरू हो रहा था, माइटोकांड्रिया में तो बाद में पहुंचा था, सबसे पहले कहां हो रहा था, हमने बहुत बार इस पर डिस्कस किया। ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज जो था ये सबसे पहले कोशिका द्रव के अंदर तो जा रहा था और कोशिका द्रव में जाकर के ये टूट रहा था किसमें, पाइरूवेट में। किसमें, पाइरूवेट में टूट रहा था। यानी कि पहला जो ग्लूकोज के विघटन की प्रक्रिया है वो कहां पर, कोशिका द्रव के अंदर। कहां पर, कोशिका द्रव
के अंदर शुरू होती थी। ठीक है, तो ये सही राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव। ग्लूकोज जो है वो कोशिका द्रव के अंदर जाते ही ये वायु की अनुपस्थिति में, मतलब अवायवीय श्वसन होता है इसमें कोशिका द्रव में, और यहां से ये टूट जाता था पाइरुवेट में। ये पाइरुवेट में टूट चुका है, मतलब पहली बार जो है ग्लूकोज का विघटन कोशिका द्रव में होता है। कहां पे, कोशिका द्रव में होता है, पाइरुवेट में ये टूट जाता है। ठीक है, और इसी दौरान हम क्या देख रहे थे कि 2 एटीपी बन रहा था, और इस प्रोसेस को क्या बोला हमने, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोला, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि ग्लूकोज का जो पहला विघटन है वो कहां हो रहा था, कोशिका द्रव में हो रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होने का कारण क्या है। इस पर भी हमने डिस्कस किया, पर एक बार और समझते हैं। जैसे कि हम बहुत हार्ड वर्क अगर करते हैं, बहुत ज्यादा जो है भागते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, तो उस समय देखिएगा कि हम जो बहुत तेजी से सांसें लेते हैं, हमारी सांसें बहुत तेज हो जाती है, बहुत ज्यादा जो है बार बार हम हवा को तेजी से खींचते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो जब हम बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत फिजिकल एफर्ट वाला काम करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर को ना बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण करना हो तो जाहिर सी बात है कि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो ग्लूकोज का विघटन हो पाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तभी तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होगा। तो होता क्या है ना कि हमारे शरीर को जितनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उतना ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त नहीं मिल पाता है। हम चाहकर भी उतना ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाते हैं उतना कम समय में, ताकि सभी माइटोकॉन्ड्रिया को उतना मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके और वो लगातार ऊर्जा का निर्माण कर सके। तो ऐसे में क्या होगा, ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी। तो जब कम ऑक्सीजन मिलेगा तो वहां पर ग्लूकोज का विघटन पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज जो है वो पूरी तरह से टूट नहीं पाएगा। और ग्लूकोज जब टूटता है श्वसन के दौरान, ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटता है श्वसन के दौरान, तो ये जो है क्या बनता है, ये बनता है CO2 और प्लस जल, और इसी दौरान ऊर्जा मुक्त होता है। लेकिन 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 क्या होगा, अगर हवा कम हो, वायु कम हो, तो क्या होगा, तो पूरी तरह से इसका विघटन नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या, ग्लूकोज टूटेगा पर वो पूरी तरह से नहीं टूटेगा। तो क्या बनेगा भाई, ग्लूकोज जब टूटेगा तो बनेगा लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, 2 अणु बन जाएगा लैक्टिक एसिड का। तो ये पूरी तरह से विघटित नहीं हुआ, तो यही लैक्टिक एसिड जो है ना हमारे पेशियों में जमा हो जाता है, और इसी के कारण बहुत दर्द महसूस होता है। तो लगता है कि कोई मारा है, बहुत मारा है, जोर जोर से कुटाई किया है, ऐसा दर्द महसूस होता है। तो जब हम बहुत ज्यादा फिजिकल एफर्ट वाला काम करते हैं, बहुत ज्यादा जो है हार्ड वर्क करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की पूर्ति के लिए कोशिकाओं को अधिक से अधिक ऊर्जा बनाना होगा, और उसके लिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसीलिए हम लोग बहुत तेजी से जो है वो सांस को अंदर खींचते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम कोशिकाओं को दे सके। फिर भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, कोशिकाओं को उतना पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और फाइनली क्या होता है, कोशिका जो है वो ग्लूकोज को पूरी तरह से विघटित नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड जो है हमारे थकान का कारण बनता है, लैक्टिक एसिड थकान का कारण बनता है। लेकिन जैसे ही हम फिर आराम करते हैं, कुछ समय तक जब आराम करते हैं, तो धीरे धीरे वो लैक्टिक एसिड क्या होता है, जैसे जैसे उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो फिर से वो टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है, और इस प्रकार धीरे धीरे हमारा थकान भी क्या होता है, दूर हो जाता है। अच्छा, जब हमें थकान होता है तो हम बॉडी मसाज करवाते हैं, तो बॉडी मसाज करने से थकान क्यों दूर होता है,
इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? तो जैसे आपके मसल्स जो है जो पेशियां हैं उसमें लैक्टिक एसिड क्या हुए, जमा हो गए। अब कोई मसाज करेगा तो लैक्टिक एसिड क्या होगा, फैलेगा चारों तरफ। जब चारों तरफ फैलेगा तो उसको ऑक्सीजन चारों तरफ से बहुत आसानी से मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा। और जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगा लैक्टिक एसिड को, तो वो लैक्टिक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट करके वो ऊर्जा में बदल जाएगा और तुरंत हमें रिलीफ मिलता है। तो इसीलिए जो है हम लोग जब बहुत हार्ड वर्क करके आते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई मसाज कर दे ताकि हमारा थकावट दूर हो जाए। तो मसाज के पीछे का जो साइंस है यही है कि जो हमारी पेशियों में जो लैक्टिक एसिड जमा होता है वो लैक्टिक एसिड फैल जाता है और फैलने से क्या होता है, उसको ऑक्सीजन जल्दी मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा तो फिर वो टूट करके ऊर्जा बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा थकावट दूर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये क्लियर होगा। अगला प्रश्न कहता है श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग किसके लिए होता है? सवाल तो बहुत जबरदस्त है। आखिर इतना ऊर्जा बन किस लिए रहा है, आखिर इस ऊर्जा का उपयोग कहां हो रहा है? तो कोशिकाओं के द्वारा जितने भी कार्य होते हैं, कोशिकाओं के द्वारा कार्य जैसे वृद्धि, वृद्धि का काम होगा, कोशिका का पुनर्निर्माण, मतलब जो क्या बोलते हैं टूट फूट की जो मरम्मत होगी, पुनर्निर्माण, उसमें यूज होगा। कोशिकाओं के द्वारा जो काम किए जाएंगे, कार्य संचालित किए जाएंगे, उसमें होगा। तो कोशिका का जो कार्य है ना, जिसमें वृद्धि और गति सब आ जाएगा, इसमें यूज होता है। जो ऊर्जा बनता है, एटीपी बनता है ग्लूकोज के टूटने के बाद, उस ऊर्जा का उपयोग कोशिका के कार्य में। तो कोशिका का कार्य बहुत सारा होता है, वृद्धि, गति, टूट फूट की मरम्मत, ये सब जो है कोशिका का काम होता है। तो कोशिका जो है अपने काम में उस ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेंढक जो होते हैं, मेंढक, मेंढक में श्वसन किसके द्वारा होता है? मेंढक जो है वो उभयचर प्राणी होता है, मतलब जो जल और स्थल दोनों जगह पर रहने वाला होता है। तो मेंढक जब बाहर होता है तो वो अपने गीले त्वचा से सांस लेता है, और जब मेंढक जल के अंदर होता है तब वो फेफड़े से सांस लेता है। तो दोनों होगा, मेंढक जो है फेफड़े और त्वचा दोनों से सांस लेता है। जब मेढक बाहर होता है, वायुमंडल के संपर्क में होता है, तो वो अपने नम त्वचा, गीली त्वचा से सांस लेता है, और जब पानी के अंदर होता है तो वो फेफड़ों से सांस लेता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। मेढक जो है ना, मेढक श्वसन जो है फेफड़े और त्वचा दोनों से करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन तंत्र में ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स का काम क्या होता है? तो ब्रोंकियोल्स का काम होता है हवा को कुपिकाओं तक ले जाना। क्या? हवा को कुपिकाओं तक ले जाना। ये देखिए, ये है हमारा फेफड़ा, ये है हमारा, एक ही बनाते हैं क्योंकि टाइम जो है ज्यादा लग रहा है बनाने में। तो यहां पर ये देखिए, ये क्या कहलाता है? ये है ब्रांकस। क्या है ये? इसको बोलते हैं ब्रांकस, ब्रांकस। और ब्रांकस जो है बहुत सारी पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाता है, बहुत सारी पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रांकियोल। क्या कहते हैं? ब्रांकियोल। और ये ब्रांकियोल क्या करता है? वायु कुपिकाओं को हवा प्रदान करता है, मतलब हवा देने का काम करता है। तो ब्रोंकियोल का काम क्या होता है? जितने भी कुपिकाएं होती है उससे जुड़ी हुई, उसको हवा प्रदान करना, मतलब हवा को कुपिकाओं तक ले जाना ब्रोंकियोल का काम होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, मानव में श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहां होता है?
तो मानव में श्वसन को नियंत्रित करने वाला केंद्र मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। ब्रेन का जो एक हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। अगर हम पूरे अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार का ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस प्रकार ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो दिखता है, कुछ इस प्रकार का। तो ब्रेन को हम लोग जो है मुख्य 3 भागों में बांटते हैं। इसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। इसको हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क। और ये जो भाग है इसको हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क। और ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं पोन्स। पोन्स पोन्स क्या करता है? तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु को जोड़ने का काम करता है। ये मेरु रज्जु होता है, स्पाइनल कोड, मेरु रज्जु। स्पाइनल कोड। और ये पोन्स जो है ना मस्तिष्क और मेरु रज्जु को जोड़ने का काम करता है। तो श्वसन जो है वो पश्च मस्तिष्क में एक इसका अंग होता है जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है यहां से भी श्वसन का नियंत्रण होता है और पोन्स से भी, पर यहाँ पोन्स जो है वो ऑप्शन में है नहीं। तो श्वसन का जो नियंत्रण है मेडुला ऑब्लंगेटा, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, और पोन्स उसके माध्यम से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो पोन्स है नहीं, तो फिर मेडुला ऑब्लंगेटा ही मारेंगे। तो मेडुला ऑब्लंगेटा मानव में श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला केंद्र कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, और वहीं से नियंत्रित होता है। चलिए देखते हैं हम। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो हमारे रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। कहां पर? तो लाल रक्त कण में पाया जाता है। लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और उसी के द्वारा क्या होता है? उसी के द्वारा जो वायु है या जो गैस है उसका आदान प्रदान, परिवहन, मतलब परिवहन जो है लाल रक्त कोशिका में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन की सहायता से, हीमोग्लोबिन किसका हिस्सा होता है? तो लाल रक्त कण, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स या फिर रेड ब्लड सेल का हिस्सा होता है हीमोग्लोबिन। और लाल रक्त जो कणिका होता है उसका लाल रंग इसी हीमोग्लोबिन घटक के कारण होता है। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमने इससे पहले भी इसके बारे में जाना था कि ये ऑक्सीजन को लेकर के कोशिका तक जाता है, और खाली होने के बाद फिर जो कोशिकाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बना होता है उसको लेकर के आता भी है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का काम करता है। चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है। देखिए प्रश्न क्या है? पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रवेश किसके द्वारा होता है? तो हमने इस पर चर्चा किया था, रंध्र और लेंटिसेल के द्वारा। देखिए यहां पर दोनों ऑप्शन दिया है, दोनों सही होगा। रंध्र जो है ना वो पत्तियों में पाए जाते हैं। असली फीलिंग नहीं आ रहा है, पत्तियों का रंग जो है ना असली देते हैं हम। हालांकि पत्तियों का रंग पीला भी हो जाता है कभी कभी, ज्यादा कैरोटीन की मात्रा होने से क्या होता है? पीला हो जाता है। देखिए पत्तियों में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं बहुत सारे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। या इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अस्टोमेटा। क्या बोलते हैं? अस्टोमेटा। ठीक। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें पौधों के तनों की,
तो पौधों के तनों में जो छाल होते हैं इसमें भी तो छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, और इन छिद्रों को हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल। और लेंटिसेल भी क्या करते हैं? गैसों के विनिमय में सहायक होते हैं, गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। तो एक तो रंध्र हो गए और दूसरा लेंटिसेल, एक रंध्र और दूसरा लेंटिसेल। तो जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्रवेश होता है पौधों में, वो रंध्र और लेंटिसेल दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है श्वसन की प्रक्रिया में क्रेब्स चक्र कहां होता है? श्वसन की प्रक्रिया में क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्रेब्स चक्र क्या होता है? तो एडीपी से एटीपी का बनना और एटीपी से एडीपी का बनना, ये क्रेब्स चक्र कहलाता है। ये थोड़ा सा जटिल प्रोसेस होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, पर इसको हम थोड़ा सा सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि एक चक्र चलता है। यहां से जो है नए फॉस्फेट के अणु जुड़ जाते हैं। फॉस्फेट के अणु नए जुड़ेंगे, भोजन में पाचन के दौरान ये नए अणु आकर के जुड़ जाएंगे और ये एटीपी होगा। यहां पर अणु जुड़ रहे हैं तो ये एटीपी होगा, और फिर ये एटीपी जो है ना वो टूटेगा। टूटेगा तो ये हो जाएगा एडीपी, और फिर एडीपी में ये अणु जुड़ेगा तो हो जाएगा एटीपी। यहां पर ऊर्जा निकलेगा, जब ये टूटेगा तो क्या होगा? ऊर्जा निकलेगा और टूट करके बन जाएगा एडीपी। अच्छा देखिए, एटीपी और एडीपी का झोल क्या है? तो एड्रीनोसिन फॉस्फेट के 3 अणु, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन फॉस्फेट के 3 अणु यहां पर हैं। कितने अणु? 3 अणु। और यहां पर जब ये अणु टूटे तो एक अणु जो है इधर निकल जाएगा, तो टूटते समय ऊर्जा भी निकलेगा। तो अब कितने? एडिनोसिन फॉस्फेट के बचे 2 अणु, तो 2 अणु बचे तो उसको बोलेंगे डाई। यहां पर कितने अणु? 2 अणु, तो इसको बोलेंगे डाई। अब यहां जो है फॉस्फेट के नए अणु आकर के क्या होंगे? इन दोनों में जुड़ जाएंगे, तो ये जुड़ करके कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो 3 हुए तो क्या बोलेंगे इसको? ट्राई। तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, मतलब इसमें एडिनोसिन फॉस्फेट के 3 अणु हो गए, और यही जो है आगे जाकर के टूट जाएगा, एक निकल जाएगा इसमें से बाहर और ऊर्जा मुक्त होगा उसी दौरान, और 2 जो है वो आगे बढ़ जाएंगे यहां पर। तो ये 2 जो है ना ये कहलाएंगे एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन फॉस्फेट के 2 अणु यहां पर रह गए, और यही ना चक्र जो है वो चलते रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिप्स चक्र। क्या बोलते हैं? क्रिप्स चक्र। और ये कहां पर होता है? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो क्रिप्स चक्र क्या होता है? अगर इसको परिभाषित करना हो कि क्रिप्स चक्र क्या है, तो हम ऐसे इसको परिभाषित कर सकते हैं कि एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट के टूटने के बाद वह एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाता है, और फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक नए फॉस्फेट के अणु जुड़ने के बाद वो फिर से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है। और यही प्रक्रिया जो है वो बार बार निरंतर चलती रहती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिप्स चक्र। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिप्स, और उन्होंने इस प्रक्रिया की खोज की थी, तो इसी उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया का नाम पड़ा क्रिप्स चक्र, क्रिप्स साइकिल या फिर क्रिप्स चक्र। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, मानव में श्वास लेने की प्रक्रिया में कौन सी मांसपेशियां शामिल होती है? ये तो बहुत बढ़िया सवाल है। कौन सी मांसपेशियां? तो डायफ्राम और पसली की मांसपेशियां शामिल होती है। हमने अभी डायग्राम बना करके बताया था कि किस तरह से पसलियों के सिकुड़ने और फैलने से क्या हो रहा था? फेफड़े पर दबाव पड़ रहा था, और उसी तरह से नीचे डायफ्राम जो था, डायफ्राम के ऊपर और नीचे होने से फेफड़े पर दबाव पड़ रहा था।
तो पसलियों की मांसपेशियां और डायफ्राम की मांसपेशियां ये जो है श्वसन में सहायता करती है। मानव में श्वास लेने की प्रक्रिया में कौन कौन सी मांसपेशियां शामिल है? तो डायफ्राम और पसली की मांसपेशियां श्वसन में सहायता करने वाली मांसपेशियां होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है? कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। कीटों में जो श्वसन है वो ट्रैकियल तंत्र के द्वारा होता है। ट्रैकियल तंत्र से एक जो छिद्र है वो जुड़ा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अस्पाइराकल्स। क्या बोलते हैं? अस्पाइराकल्स। अस्पाइराकल्स। जैसे हमने तिलचट्टा का जो फिगर बनाया था, इसके त्वचा पर एक छिद्र पाया जाता है। ये इसका त्वचा का ऊपरी भाग है, इस पे एक छिद्र पाया जाएगा और यहां से जो है एक पूरा पूरा ट्रैंकियल तंत्र जो है वो विकसित होता है। इस तरह से ट्रैकियल तंत्र बहुत सारे पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाता है और ये कोशिकाओं को सीधे ऑक्सीजन देता है। तो ये त्वचा के ऊपर छिद्र है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरकल्स, और ये हो गया ट्रैकिया। ये हो गया ट्रैकिया, और ट्रैकिया से भी बहुत सारे पतली पतली जो है शाखाएं जुड़ती हैं। तो ये पूरा को मिलाकर के बोलते हैं ट्रैकियल तंत्र। क्या बोलते हैं? ट्रैकियल तंत्र। तो जो कीट होते हैं ना, उनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? ट्रैकियल तंत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ट्रैकियल तंत्र के द्वारा। चलिए समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न जो है कहता है श्वसन के दौरान उत्पन्न पानी का क्या उपयोग होता है? तो श्वसन के दौरान जो पानी उत्पन्न होता है वो कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न कार्यों में उसका उपयोग कर लिया जाता है। कोशिका के काम में कर लिया जाता है उसका उपयोग। ठीक है, तो बाबू जो श्वसन के दौरान पानी उत्पन्न होता है उसका उपयोग कोशिका अपने ही काम के लिए कर लेते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। मानव में कुपिकाओं की दीवारें कैसी होती है? तो मानव में जो कुपिकाओं की जो दीवारें होती है बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है और नम भी होती है। लगभग जो मानव फेफड़ा के अंदर कुपिकाएं होती है, इसका दीवार की जो मोटाई है लगभग 0.01 माइक्रोमीटर के लगभग होता है। तो बहुत पतली जो है वो सतह होती है। तभी तो इतने कम जगह में आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो है वो प्रदान करती है। यानी कि पूरी कुपिकाओं को अगर बाहर निकाल करके फैला दिया जाए तो ये 80 मीटर बाई 80 मीटर के क्षेत्रफल को ये घेर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पतली उसकी सतह होगी। तो जो कुपिकाएं होती है ना, उसकी सतह गीली और पतली होती है, मतलब नम और पतली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या बनता है? पाइरूवेट या पाइरूविक अम्ल, जिसको बोलते हैं पाइरूविक अम्ल या पाइरूवेट अम्ल। पाइरूविक या पाइरूवेट अम्ल जो है वो बनता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। ठीक है, और ये कहां पर बनता है? तो कोशिका द्रव के अंदर। कहां पर? कोशिका द्रव के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये केंद्रक, और ये हो गया कोशिका द्रव। यहां पर ग्लूकोज जो है, मतलब जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज यहां पर कोशिका द्रव के अंदर गया और कोशिका द्रव के अंदर जाने के बाद वो टूट गया किसमें? पाइरूवेट में। तो यही बात पूछ रहा था कि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पाइरूविक अम्ल या पाइरूवेट अम्ल होता है। तो जो कोशिका द्रव में ग्लूकोज टूटता है या ग्लूकोज का जो विघटन होता है,
तो उसी प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं या फिर ग्लाइकोलिसिस कहते हैं इसको। और इसी दौरान क्या होता है, ग्लूकोज टूट करके बदल जाता है पाइरुविक अम्ल में या फिर पाइरुवेट में। तो यहां पर वही सवाल पूछ रहा था कि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, तो अंतिम उत्पाद क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस का, पाइरुविक अम्ल। क्या होगा, पाइरुविक अम्ल या पाइरुवेट। इसको हम पाइरुवेट के नाम से भी जानते हैं, पाइरुविक अम्ल को पाइरुवेट भी कहा जाता है। तो अगर पाइरुवेट होता तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। कहता है अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी अणु बनते हैं। अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी अणु बनते हैं। कितने, 2। कहां पर, कहां पर, कहां पर, कहां पर, तो ये बनते हैं कोशिका द्रव के अंदर 2। बताए थे हम कि जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था उस समय 2 एटीपी बन रहे थे। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी और माइटोकॉन्ड्रिया में कितने, 36 एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, कोशिका द्रव में वायु की अनुपस्थिति में, और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीश्वसन। तो इसमें 36 एटीपी बन रहे थे। तो कुल मिलाकर के हमारे 38 एटीपी बने थे। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अवायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं, तो 2। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मानव में श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में डायफ्राम की स्थिति क्या होती है। तो जब मानव में जब सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के समय डायफ्राम जो है ऊपर की ओर जाता है। डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा तभी तो फेफड़ा पर दाब लगाएगा। फेफड़ा तो ऊपर है, डायफ्राम नीचे। तो डायफ्राम जैसे ही ऊपर आएगा तो फेफड़ा को क्या करेगा, दबाव डालेगा फेफड़ा के ऊपर, और फेफड़ा के अंदर जो हवा भरा हुआ है वो दबाव के कारण निकल जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है कि मानव में श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में डायफ्राम क्या ऊपर की ओर होगा, क्या होगा, ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। पौधों में लेंटिसेल का क्या कार्य होता है। लेंटिसेल का क्या काम होता है, लेंटिसेल का काम गैसों का आदान प्रदान करना है। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में भी लेंटिसेल का उपयोग होता है। तो यहां पर ऑप्शन तो है नहीं, यहां पर क्या होगा, गैसों के विनिमय, क्योंकि अपशिष्टों का या उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन तो ऑप्शन में है नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय होता है लेंटिसेल से। इसके अलावा एक और भी चीज था जो था रंध्र। तो पत्तियों में रंध्र के द्वारा, और जो तना होता है, तना में या जड़ में, वो लेंटिसेल के द्वारा होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कहता है श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है। तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है, HCO3 के रूप में होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा रक्त में जो है वो घुला हुआ रहता है, और वो रक्त में जब तक घुला हुआ रहता है तो वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। और जैसे ही फेफड़ा के कुपिकाओं में वो आता है तो यहां पर क्या होता है, विसरण के द्वारा ये छान करके अलग कर लिया जाता है, और यहां से जो है ये बदल जाता है CO2 में, CO2 में बदल जाता है, और फिर जो है उसको वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जब वो परिवहन करता है, मतलब जो हीमोग्लोबिन लेकर के उसको आता है, तो उस समय वो बाइकार्बोनेट के आयन के रूप में होता है। यहां पर आयन रहेगा माइनस का, आयन के रूप में रहता है, और फिर ये जो है फेफड़ा के कुपिकाओं के द्वारा अलग करके इसको CO2 के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। अब सिर्फ 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, और इसे भी हम कंप्लीट करके ही जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ नया चीज जो है वो देखने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा, और हम आपको हर एक डिस्कशन वीडियो में कोशिश करेंगे कि नए से नए चीजों को आपको डिलीवर कर सके। वो सभी जानकारियां जो आपके लिए उपयोगी हो, वो सारी की सारी जानकारियां आपको दे सके, ये प्रयास हमारा रहेगा। इसके लिए
आप जो है पूरे वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए। बल्कि ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप बहुत कुछ पहले से जानते हैं तो वीडियो का थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं उसको, और आजकल तो सभी ऐसा करते हैं, तो आप ऐसा करके देख सकते हैं, वीडियो का स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, या फिर स्किप कर करके भी देख सकते हैं। आपकी जो जरूरत की चीजें हैं उसको आप देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव में श्वसन तंत्र में धूल कणों को रोकने का कार्य कौन करता है? तो धूल कणों को रोकने का काम जो है ना, नासिका का रोम और श्लेष्मा करता है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया, किस तरह से नाक में जो बाल पाए जाते हैं, नासिका के अंदर जो बाल पाए जाते हैं, वो हवा को छानने का काम करता है, और जो महीन कण नहीं छन पाते हैं वो आगे जाकर के श्लेष्मा में चिपक जाते हैं, और इस तरह से धूल कण और जो रोगाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, नासिका के द्वारा उन्हें छान लिया जाता है और फेफड़े को सुरक्षित रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। श्वसन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला कहां होती है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के अंदर होता है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला क्रेब्स चक्र के दौरान एटीपी, ऊर्जा निकला, ऊर्जा आया, और ये बना एडीपी। तो इसी प्रक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन की श्रृंखला जो है बनती है। हमने पहले ही बताया था कि जो क्रिप्स चक्र होता है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमने बहुत सिंपल वे में इसको बताया। क्रिप्स चक्र पर पूरा का पूरा एक टॉपिक वीडियो बन सकता है, ये बहुत जटिल होता है, हमने इसको बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया। तो इसी में जो है ना इलेक्ट्रॉन परिवहन का श्रृंखला जो है होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, झिल्ली के अंदर। ठीक है, चलिए आगे का हम देखते हैं। अवायवीय श्वसन का उपयोग किसके निर्माण में होता है? अवायवीय श्वसन का निर्माण ब्रेड और शराब के निर्माण में होता है। ईस्ट जो होते हैं, ईस्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं खमीर। खमीर जो है, जो डबल ब्रेड पाव रोटी जो होता है, उसके आटा को तैयार करने के लिए, उसके आटा को जो है स्पंजी बनाने के लिए जो है हम लोग उसमें ईस्ट मिलाते हैं, ताकि आटा में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको ईस्ट खा करके और एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दे। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड के जो बुलबुले बनते हैं आटा के अंदर, वही बुलबुलों के कारण जो आटा है वो स्पंजी हो जाता है। तो ईस्ट का जो उपयोग है, एक तो हमने देखा पाव रोटी के आटा में डाला गया, और दूसरी चीज एल्कोहल बनाते समय जो शर्करा है, जो भी शर्करा है, जो भी जिस रूप में है, फलों का रस हो सकता है, गुड़ का घोल हो सकता है, मतलब किसी तरह से जो भी ग्लूकोज का फॉर्म होता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें ईस्ट डालने के बाद क्या होता है, इसका किण्वन होता है। क्या होता है इसका? किण्वन, फर्मेंटेशन। और किण्वन के दौरान ईस्ट में क्या पाए जाते हैं? जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। क्या? जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ईस्ट क्या करते हैं? शर्करा को खा करके बदल देते हैं एथिल एल्कोहल में। इसमें बदल देते हैं एथिल एल्कोहल में, और इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है, और कुछ मात्रा में ऊर्जा, थोड़े मात्रा में ऊर्जा भी बनता है। तो अवायवीय श्वसन का उपयोग जो है हम अपने दैनिक जीवन में ब्रेड और शराब तैयार करने में करते हैं। ठीक है, ईस्ट का जो है वो पैकेट होता है। हमारा जो पुराना वीडियो होगा श्वसन तंत्र पर, जो हमने वीडियो बनाया था, उसमें देखिएगा कि ईस्ट का ना पैकेट मिलता है। आप किराना स्टोर से ईस्ट का पैकेट ले सकते हैं। तो कोई भी चीज आपको अगर स्पंजी तैयार करना है तो उसमें अगर डाल देते हैं ईस्ट को, तो बहुत जल्दी जो है वो स्पंजी हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि आटा स्पंजी नहीं होता है, हो जाता है, वो भी हो जाता है, लेकिन उसको बहुत देर तक छोड़ना पड़ेगा और उतना हम वेट नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी उसको स्पंजी बनाने के लिए ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट क्या करते हैं? अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो हो जाएंगे, और अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। और उन्हीं बुलबुलों के कारण, वो बुलबुले क्या होते हैं? आटा के अंदर ट्रैप होकर के, फंस करके रह जाते हैं, और वही बुलबुले क्या करते हैं? आटा में खाली जगह बनाते हैं,
और इसी कारण से वो जो है स्पंजी हो जाता है। तो समझ में आ गई बात। अवायवीय श्वसन का उपयोग जो है ब्रेड और शराब बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मानव में श्वास लेने की प्रक्रिया में वक्ष गुहा का क्या परिवर्तन होता है? तो जब हम सांस लेते हैं तो वक्ष गुहा फैलता है, क्या होता है? ऐसे ही महसूस कर सकते हैं, जब आप सांस खींचते हैं तो क्या होता है? वक्ष गुहा का मतलब क्या होता है? जो पसलियों के पीछे जो खाली जगह है ना, उसको बोलते हैं वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा क्या होता है? फैलता है। जब हम सांस लेते हैं तो वक्ष गुहा क्या होता है? फैलता है। तो यही पूछ रहा है, मानव में श्वास लेने की प्रक्रिया में वक्ष गुहा क्या होता है? तो फैलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में श्वसन की दर कब अधिक होती है? रात में, क्योंकि रात्रि के समय जो है ना पौधे पूरी तरह से श्वसन करते हैं। दिन के समय तो प्रकाश संश्लेषण भी होता है ना, तो उस समय श्वसन कम होगा। अब ऐसा नहीं कि श्वसन नहीं होता है, उस समय भी श्वसन होता है पर कम मात्रा में होता है ना। और रात्रि के समय पूरी तरह से पौधे क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो पौधों में श्वसन की जो दर है वो सबसे अधिक कब होती है? रात्रि के समय। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का विघटन किसके द्वारा शुरू होता है? तो एंजाइम के द्वारा शुरू होता है। अगर हम बात करें जंतुओं में या हमारी कोशिकाओं में, तो बहुत सारे एंजाइम जो है सहायक होते हैं। बहुत सारे, एक तो एंजाइम है नहीं, उसका नाम क्या बताया जाए। बहुत सारे एंजाइम जो है वो सहायक होते हैं श्वसन की प्रक्रिया में। ग्लूकोज के विघटन में बहुत सारे एंजाइम सहायक होते हैं। और वायु की अनुपस्थिति में हम देखते हैं कि ईस्ट जो थे, ईस्ट के पास कौन सा एंजाइम था? तो इसमें था जाइमेज। कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम था। तो ईस्ट में तो बताना आसान है, पर हमारे कोशिकाओं में बहुत सारा एंजाइम जो है ग्लूकोज के विघटन में सहायता करते हैं। तो एंजाइम जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखिए, मानव में श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस सिद्धांत पर होता है? तो ये होता है विसरण। गैसों का आदान प्रदान जो है लगभग हर जगह विसरण के सिद्धांत पर ही होता है। और द्रव्यों का जो आदान प्रदान होता है वो विसरण और परासरण दोनों के सिद्धांतों पर होता है। पर हम गैसों का आदान प्रदान जब देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो गैसों का आदान प्रदान ज्यादातर विसरण के द्वारा होता है। विसरण क्या होता है? तो गैसों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहना। क्या? गैसों का उच्च सांद्रता से इधर निम्न सांद्रता की ओर। और बहना, ये कहलाता है विसरण। तो जो हमारे फेफड़े में गैसों का जो आदान प्रदान होता है कुपिकाओं के अंदर, वो विसरण क्रिया के द्वारा होता है, विसरण सिद्धांत पर होता है। चलिए अगला देखते हैं। कीटों में ट्रैकियल तंत्र का क्या कार्य होता है? गैस का विनिमय। ट्रैकियल तंत्र क्या करेगा? गैसों का आदान प्रदान करेगा। ट्रैकियल तंत्र के बारे में बताया था हमने, जैसे ऊपर वाला जो छिद्र होता है इससे एक ट्रैकिया जुड़ा होता है और इसमें बहुत सारे शाखाएं जो है वो निकली होती है और ये कोशिकाओं से सीधे जुड़ी होती है। तो त्वचा से जो सांस लेते हैं ना ये कीट जो त्वचा से सांस लेते हैं, तो त्वचा के ऊपर जो छिद्र होता है इसको क्या बोलते थे? स्पाइराकल्स। क्या बोलते थे? स्पाइराकल्स। और इसको क्या बोलते थे? ट्रैकिया। क्या बोलते थे? ट्रैकिया। और ट्रैकिया से बहुत सारी शाखाएं निकली हुई है पतली पतली। तो ये पूरा मिलाकर के इसको बोलते हैं ट्रैकियल तंत्र। तो ट्रैकियल तंत्र क्या करते थे? गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम। तो गैसों का आदान प्रदान जो है, गैसों का विनिमय, विनिमय का मतलब अदला बदली। तो विनिमय जो है गैसों का किसके द्वारा होता है? तो कीटों में जो ट्रैकियल तंत्र है उसके द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का कितना प्रतिशत एटीपी के रूप में संग्रहित होता है? यह सवाल बहुत बढ़िया है और इसको ध्यान से समझिएगा।
40% जो है वो एटीपी के रूप में संग्रहित होता है, संग्रहित होता है। तो बचता कितना है? 60%। तो 60% जो बचेगा वो क्या होगा? ऊष्मा के रूप में वो बाहर निकल जाता है। ऊष्मा के रूप में क्या होता है? बाहर निकल जाता है ना, बाहर निकल जाता है। तो एटीपी के रूप में मात्र जो है वो 40% ही संग्रहित हो पाता है, बाकी 60% ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49। मानव में श्वसन तंत्र में श्लेष्मा का क्या काम है? श्लेष्मा क्या करते हैं? धूल कणों को अपने अंदर चिपका के उसको फेफड़े में जाने से रोक देते हैं। तो श्लेष्मा का यही काम होता है, धूल कणों को फांसना। धूल कणों को ना अपने अंदर क्या करते हैं? चिपका के रख लेते हैं और फेफड़े को सुरक्षित रखते हैं रोगाणुओं से, धूल कणों से। चलिए अंतिम प्रश्न है, और ये है हमारा अंतिम प्रश्न। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। ये देखिए प्रश्न क्या है? श्वसन की प्रक्रिया में क्रेब्स चक्र का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो क्रेब्स चक्र का जो अंतिम उत्पाद होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है। क्रेब्स चक्र में क्या होता है बाबू? क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज का विघटन होता है। ठीक है, क्रेब्स चक्र में क्या होता है? ग्लूकोज का विघटन। ग्लूकोज जो है वो टूट करके क्या बनता है? CO2 और पानी, और इसी दौरान क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है। तो उत्पाद जो है ना, अंतिम उत्पाद क्रेब्स चक्र का, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा श्वसन तंत्र का डिस्कशन। तो उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, एग्जाम की दृष्टि से भी और जानकारी लेने की दृष्टि से भी। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट थोड़ा सा कर दिया कीजिए यार। एक इंसान इतना मेहनत करता है तो थोड़ा सा इतना तो आप लोग कर सकते हैं, उसके लिए एक कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जो सहपाठी हैं अगर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके पास शेयर भी कर दिया कीजिए। इसमें कुछ खर्च थोड़ी ना लगता है और ना ही कोई फिजिकल एफर्ट लगता है। बस एक पॉजिटिविटी होना चाहिए अंदर कि हाँ कोई इंसान आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो थोड़ा सा उसको प्रमोट करने में क्या जाता है, कर दीजिए। वैसे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी। अगर आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो फिर भी कोई बात नहीं है। आप हमारे वीडियो देखते हैं वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। और अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा वहन तंत्र। वहन तंत्र, जिसमें हम रक्त वाहिनियों और हृदय और रक्त के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से इसमें हमें क्या पढ़ना है? रक्त वाहिनियों और हृदय के बारे में। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा वहन तंत्र, या इसी को एक और नाम से हम जानते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, या इसी को एक और नाम से जानते हैं परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र, तो इसके बहुत सारे नाम हैं, पर नाम देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पढ़ना वही है, रक्त वाहिकाएं और हृदय। तो मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।